हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 10th के कुछ लेक्चर्स देखे थे और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, शायद प्रॉमिस डे के दिन ही कहा था तब वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। मैं ले आया हूँ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और उनके चांसेस भी हैं रिपीट होने के। साथ ही साथ अब हम इस चैप्टर को कुछ इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस का आसपास का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर सिर्फ वही क्वेश्चंस पता है, उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए और उस क्वेश्चन को हमें खुद आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की यूनिफिकेशन का प्रोसेस हमें डिस्क्राइब करना है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है हाउ हैज ब्रिटेन कम इनटू एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन। दोनों क्वेश्चन की वर्डिंग अलग है लेकिन क्वेश्चन का मतलब एक ही है। ये ब्रिटेन का यूनिफिकेशन या ब्रिटेन का फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो अगर आपको पता है कि क्या क्या हुआ था स्टोरी, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से लिखने का ट्राई करिए। 5 मिनट लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, उसके बाद इस वीडियो को वापस से स्टार्ट करिएगा। तो अब हम करते हैं, इसको समझते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हुआ कैसे था। जो ब्रिटेन था इसका यूनिफिकेशन बाकियों के यूनिफिकेशन से बिल्कुल अलग था। जैसे एनसीईआरटी में हेडिंग दिया गया है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज मतलब अजीब। अब जो ब्रिटेन में यूनिफिकेशन हुआ था वो किसी रिवॉल्यूशन से नहीं हुआ था कि एक आंदोलन हुआ और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। ये यूनिफिकेशन हुआ था पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, ये लीगली यूनिफाई किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू। और ब्रिटेन में रहने वाले आपको पता है कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, यूके, ग्रेट ब्रिटेन। उसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट ये समझ लो उसमें कौन कौन से लोग थे। आयरिश जो आयरलैंड के लोग थे, स्कॉट्स जो स्कॉटलैंड में रहते थे, वेल्श जो वेल्स में रहते थे, एंड इंग्लिश जो इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है, ये अलग 4 एथनिसिटी के लोग उसी कंट्री में रह रहे थे। और ये कंट्री की यूनिफाई होने का रीजन था, ऐसा नहीं कि इन लोग का कल्चर कॉमन था, ना इन लोग का कल्चर कॉमन था, ना इन लोग का लैंग्वेज कॉमन था। तो फिर ये यूनिफाई कैसे हो गया? यूनिफाई हो गया इनका इकोनॉमी के थ्रू। जब जैसे जैसे यहाँ की इकोनॉमी ग्रो की, इनके बीच में क्या हुआ, एक इकोनॉमिक यूनिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहली चीज हम ये स्टार्ट करेंगे कि जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है वो यूनिक था। यूनिक क्यों था? क्योंकि ये किसी भी रिवॉल्यूशन से नहीं आया था, बल्कि ये एक पार्लियामेंट के थ्रू हुआ यूनिफिकेशन था। ठीक है, और दूसरी बातें हम बताएंगे कैसे जो ब्रिटेन में रहने वाले अलग अलग कल्चर के लोग थे उनका कल्चर कैसे कैसे डिफरेंट था और कैसे यूनिफिकेशन प्लेस लिया। देखो अब यहाँ पहली बात हमें बताना है कि पूरे यूरोप से इसका यूनिफिकेशन डिफरेंट था और ना ही ये सडन अपराइजिंग का पार्ट था कि एक रिवॉल्यूशन आया एक दिन और ये नेशन बिल्ड हो गया। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला प्रोसेस था। जैसा कि मैंने बताया कि जो इनहेबिटेंट हैं ब्रिटेन के रहने वाले कौन थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। उनका अलग अलग कल्चर था, अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। और इसमें क्या हुआ, जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड में रहने वाले कौन होते हैं? इंग्लिश। इंग्लैंड में रहने वालों को इंग्लिश कहा जाता है, पोलैंड में रहने वाले को पॉलिश कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ। ये लोग, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा, इनकी पावर बढ़ने लगी और इंपॉर्टेंस इस एरिया में बढ़ने लगी। अच्छा, ब्रिटिश आइल्स का क्या मतलब रहता है? ब्रिटिश आइल्स का मतलब जो आइलैंड है जहाँ पर ये सारी कंट्रीज हैं उसे ही हम कह रहे हैं ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, और धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस पूरा अपने ब्रिटिश आइल पे फैलने लगा और मेनली स्कॉटलैंड पे। ठीक है, फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो इन सबकी एक पार्लियामेंट थी, वो डोमिनेट होती थी इंग्लिश मेंबर से, जिन्होंने स्कॉटलैंड के जो कल्चर था बिल्कुल अलग उनका, उसको दबाने की कोशिश की। ना तो स्कॉटलैंड वाले इनकी भाषा इंग्लिश बोल पाते थे और ना ही इनके कोई भी कल्चर में कोई सिमिलैरिटी थी, ना ही इनका ट्रेडिशनल ड्रेस उनके जैसा था। ठीक है, बट उनके ऊपर अत्याचार किया गया और बहुत सारे लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। 1688 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, जिसमें इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी
जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी उसने मोनार्की से पावर छीन लिया और एक नेशन स्टेट बनाया। ठीक है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, मोनार्की से इन्होंने पावर छीन के एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किया। उसके बाद द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया या मिला लिया गया। ठीक है, और धीरे धीरे जो आयरिश कैथोलिक्स थे वो तो इसके अगेंस्ट थे, कैथोलिक्स मतलब जो चर्च वगैरह में रहते हैं, और आयरिश मतलब आयरलैंड के लोग, वो इस यूनियन के अगेंस्ट थे। बट आयरलैंड को भी जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम ने 1801 में यूनाइटेड किंगडम ने 1801 में उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है, तो ये एक पार्लियामेंट्री एक्शन के कारण होने वाला यूनिफिकेशन था, ना कि वॉर या रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, और एक जो नया ब्रिटिश नेशन बना उसने अपने इंग्लिश कल्चर को आपस में मतलब बाहर फैलाया, और इंग्लिश आज कितनी प्रोमिनेंट हो गई है। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, जो ब्रिटिश फ्लैग है, यूनियन जैक, उसको लाया गया। जो नेशनल एंथम है इंग्लिश का, वही सारे ब्रिटेन पे इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें यही समझ में आ रहा है। 2015, 2013, 2012 इतने सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, और क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये अगर पढ़ के गए हो तो ये एकदम हलवा है, बस उसको खाना है। ठीक है, बस डायबिटीज के पेशेंट होके मत जाना। अब इसको भी एक बार पॉज करके ट्राई करो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे लिखना है। ठीक है, अब इटली में यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो इसके लिए अगर हम एनसीईआरटी की बुक देखें तो उसमें ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मिलिट्री नेशन स्टेट बना सकती है? और उसमें हमने देखा था हाँ बिल्कुल बना सकती है। उसमें से एक एग्जाम्पल था हमारा इटली। अब इटली जो था वो बहुत सारे रीजन से बटा हुआ था अंडर हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर की बात हमने पहले लेक्चर में की थी। क्या किया था, हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैच वर्क। पैच वर्क का क्या मतलब होता है, जैसे एक फटा पुराना कपड़ा है, इसमें कुछ ये किसी और कलर का है, ये किसी और कलर का है, ये किसी और कलर का है। मल्टी एथनिसिटी थी, मल्टीलिंगुअल लोग थे, और ऐसे केसेस में इटली को यूनिफाई करना था। और इसका जिम्मा किसने लिया, विक्टर इमैनुअल ने। उन्होंने ट्राई किया इटली को यूनिफाई करने का ड्यू टू विद द यूज ऑफ मिलिट्री एक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे लिखना है। पहली चीज, हम पहले इटली के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि इटली था कैसा, तभी तो बताएंगे यूनिफाई कैसे हुआ। थोड़ा सा तो बैकग्राउंड बताना पड़ेगा हमें एग्जामिनर को। तो इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जो इटली था वो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, जैसे मैंने हैब्सबर्ग एम्पायर का पैच वर्क बताया। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर डायनेस्टिक स्टेट्स, अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, कुछ एरिया किसी और राजा के अंडर था, कुछ एरिया किसी और राजा के अंडर था, जिसमें एंड द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। मल्टीनेशनल्स मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया हैब्सबर्ग एम्पायर को। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में इटली डिवाइडेड था, और इटालियन लैंग्वेज उसका भी कोई कॉमन फॉर्म नहीं था, सारी वो इटालियन लैंग्वेज डायलेक्ट में बोली जाती थी। ठीक है, जैसे हिंदी की डायलेक्ट है भोजपुरी, अवधी, मगधी। ठीक है, वैसे ही इटालियन की डायलेक्ट्स यूज होती थी। बट हमने कल पिछले लेक्चर में ही पढ़ा 1815 के बाद आफ्टर नेपोलियंस डेथ गुइसिप मैज़नी आए, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इटली के यूनिफिकेशन में। क्या किया उन्होंने, 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ठीक है, he believed that Italy could not continue to be a patchwork of small states and had to be forced into a single unified republic. इन्होंने कहा, इनका मानना था कि इटली एक पैच वर्क नहीं होगा, छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ नहीं होगा, इसको हमें एक साथ यूनाइट करके एक रिपब्लिक बनाना पड़ेगा। During the 1830s, Mazzini sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. As uprisings in 1831 and 1848 had failed, the mantle now fell on Sardinia Piedmont under his ruler Emmanuel II. अब जो भी गुइसिप मैज़नी ने ट्राई किया सब फेल हो गया था।
उसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई इमैनुअल सेकेंड, जो कि सार्डिनिया पैडमोंट रीजन, जो कि इटली में जो 7 स्टेट्स थे उसी में से एक स्टेट था सार्डिनिया पैडमोंट। यहाँ पर जो इमैनुअल सेकेंड थे, अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इटली को यूनिफाई करे विद द यूज ऑफ मिलिट्री। बट अंडर चीफ मिनिस्टर कैवोर, सार्डिनिया पैडमोंट, जो सार्डिनिया पैडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे कैवोर, उनके लीडरशिप में उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया 1859 में, और उन्होंने इटली को यूनिफाई किया। उन्होंने एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया, कूटनीतिक अलायंस, गठबंधन लोगों से किया, फ्रांस के साथ किया, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। और गुइसिप गैरिबाल्डी ने भी इनके मूवमेंट को ज्वाइन किया, उन्हें भी ये कॉज जस्ट लगा और उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। ठीक है, 1860 में दे मार्च टुवर्ड्स साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज एंड विद द हेल्प ऑफ द लोकल पेसेंट्स ड्रोव आउट द स्पेनिश रूलर्स। 2 सिसिलीज में से उन्होंने लोकल लोगों की हेल्प से जो स्पेनिश रूलर थे उनको वहां से हटा दिया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और उसके बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को इटली का रूलर बना दिया गया। अब इसमें हमने इस टॉपिक में एक और चीज पढ़ी थी कि ऐसे रिवॉल्यूशन का जनता पे क्या इफेक्ट पड़ता था। जैसे हमने ये देखा था कि इटली की बात जो थी, यूनिफाइड इटली की बात, इन्होंने कहा स्पेनिश लोगों की हेल्प ली सिसिलीज में, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, पर वहां के लोगों को ने सपोर्ट तो दे दिया, पर उनको पता ही नहीं था इटली है क्या। उनको लगता था विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है इटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस क्या था। अगेन देखो 2015, 2013, 2012, 3 साल क्वेश्चन आ चुका है, और भी क्वेश्चन आगे ये रिपीट होने के हाई चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके फिर से खुद से सॉल्व करो, हो पा रहा है, कितना लिख पा रहे हो और कितना कंटेंट डाल पा रहे हो, जितना ज्यादा पॉइंट्स। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें एक चीज समझनी है। पहली चीज, जो भी लिखना है वो कॉन्क्रीट लिखना है, मतलब वेग नहीं लिखना है। वेग मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, जो बोलना है एकदम स्ट्रांगनेस के साथ बोलना है, ताकि उसे कोई गलत न कर सके। ठीक है, वेग नहीं बोलना है। दूसरी बात, रिपीट नहीं करना है चीजों को, एक ही बात बार बार नहीं बोलनी है। तीसरी बात ध्यान रखनी है, कॉन्क्रीट बोलने के साथ, कॉन्क्रीट होने के साथ साथ रिपीट भी नहीं करना है, और जो पूछा गया है वही बताना है। जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पर बिल्कुल स्टिक होना है। जो पूछा गया है वो पूरा का पूरा बताना है, और जो नहीं पूछा गया चाहे तो बता सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो मत बताओ। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी इतना सारा कुछ है जो आराम से 5 नंबर लायक हो जाएगा तो बताओ, तो डिमांड के बाहर बिल्कुल भी मत जाओ। पर अगर क्वेश्चन कुछ छोटा है जिसमें बैकग्राउंड की डिमांड है तो बैकग्राउंड बता दो। ठीक है, तो डिमांड का ध्यान पूरा रखना। बट ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन देखते हैं। जैसे इटली था वैसे ही जर्मनी था, ये भी नंबर ऑफ स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, नेपोलियनिक वॉर्स के बाद ऐसे बहुत सारे स्टेट सीज्ड टू एग्जिस्ट, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। और नेपोलियनिक वॉर्स जब खत्म हुए तो देयर वर, तब भी वहां पर 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जर्मनी में। उसके पहले सोचो, जब बहुत सारे स्टेट्स सीज्ड टू एग्जिस्ट मतलब खत्म हो गए, उसके बाद भी 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बचे, और उसमें प्रशिया सबसे ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, और ये जो प्रशिया था वो डोमिनेट किया जाता था बिग लैंडलॉर्ड से, जिसको हम क्या कहेंगे, जंकर्स। तो अगर हम जितने भी ऐसे वर्ड्स अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में एक इमेज जाएगी कि इसको बहुत कुछ पता है, इसको बहुत कुछ पता है। ये टाइम कम होने की वजह से शायद नहीं बता पा रहा है, ये जितना बता सकता है वो बहुत है। ठीक है, नेशनलिस्ट
Feelings were widespread among middle-class Germans who had tried to unite the different regions of the German Federation into a nation-state governed by an elected parliament. जर्मनी के लोगों में भी एक वही फीलिंग थी जो पूरे यूरोप में फैल रही थी कि क्या करना है, जर्मनी को यूनाइट करना है और उसे एक रिपब्लिक में कन्वर्ट करना है जिसमें एक पार्लियामेंट हो। 1848 में a large number of political associations came together to vote for all German National Assembly। 1848 में एक बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन साथ आए और उन्होंने वोटिंग कराया कि एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली होनी चाहिए जिसमें सभी जर्मन हो, भले ही वो किसी भी डायनेस्टिक रूल में हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, बट सब अगर जर्मन हैं तो एक जर्मन असेंबली बननी चाहिए। और उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रैंकफर्ट में मिले। फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में सिटी है। एंड द फ्रैंकफर्ट असेंबली प्रपोज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया कि जर्मनी जो है, अब जर्मनी को हम क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है ये हमने पहले ही भी लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। और उस मोनार्की का हेड मतलब जो किंग होगा वो कौन होगा, जो प्रशिया का किंग है। प्रशिया सबसे पावरफुल है तो सबसे पावरफुल को किंग बना देंगे। बट जो प्रशिया के किंग थे उन्होंने ऑफर ही रिजेक्ट कर दिया। एंड द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की, द मिलिट्री एंड द जंकर्स। और इनकी जो पूरी डिमांड थी उसको रिप्रेस कर दिया गया प्रशिया के किंग ने। क्या प्रशिया के किंग ने कहा हमारे ऊपर लिमिटेशन लगाओगे, हम पहले ही इतने पावरफुल स्टेट के राजा हैं, उसके ऊपर तुम सोच रहे हो कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन दोगे और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे। तो प्रशिया के राजा ने इन सबको खत्म कर दिया और उनके साथ जंकर्स ने भी उनका साथ दिया। जंकर्स क्या थे, यहाँ हमने वर्ड यूज किया है, ठीक है। देन ऑन प्रशिया अंडर इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क लेड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसके बाद जर्मनी के हीरो आते हैं ऑटो वन बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन का मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट किया। बिस्मार्क कैरिड आउट दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। बिस्मार्क ने प्रशियन आर्मी का यूज किया और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का यूज किया। ही फॉट 3 वॉर्स ओवर 7 years विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। उन्होंने 3 वॉर्स लड़े 7 सालों में, किससे, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, और सारे के सारे वॉर प्रशिया जीत गया। अब इसके बाद क्या हुआ, यही जीतते जीतते सारे एरिया से जर्मनी के जितने भी जर्मन स्पीकिंग रीजन थे उनको कब्जा करते करते एक यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और जर्मनी यूनिफाई हो गया। ऑन 18th January 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग ऑफ प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स एंड बिस्मार्क gathered in the palace of Versailles and proclaimed the Prussian king Kaiser Williams the new German emperor। और अल्टीमेटली कैसर विलियम को जर्मनी का एक नया एम्पायर बना दिया गया, नया एम्परर बना दिया गया। इसके पहले याद रखना जो ऑटो वन बिस्मार्क थे वो कहीं के भी किंग नहीं थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ हैड रिवॉल्यूशनरीज स्प्रेड देयर आइडियाज इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। 1815 में क्या हुआ था ऐसा, कल मैंने पूछा था, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था। तो 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन हार गया, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था न्यू कंजर्वेटिज्म, एक नया कंजर्वेटिव आइडियाज इमर्ज होना स्टार्ट हो गया यूरोप में, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, पूरा आंसर लिखो, जो डिमांड पूछी जा रही है क्या हम सारी डिमांड को मीट कर रहे हो देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यूरोपियन स्टेट्स के आफ्टर 1815 किस तरीके के आइडियाज इन लोगों ने स्प्रेड करना स्टार्ट किया नेशनलिज्म को फैलाने के लिए, क्योंकि उस टाइम कंजर्वेटिज्म आ गया था, कंजर्वेटिज्म फैलने लगा था। अब 1815 में नेपोलियन के जाने के बाद पूरे यूरोप में लोगों ने, मोनार्की ने कोशिश किया कि हम फिर से अपना जो आधिपत्य है, अपना जो कंट्रोल है वो और स्टेबल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर रिप्रेशन होने लगा। और 1815 में लिबरल नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, क्योंकि उनको विरोध करना था जो ये रिप्रेशन की पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी। सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई,
यह भी हमने पढ़ा। गुइसिप मैज़िनी की सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली एंड यंग यूरोप, ठीक है। और उसको देखते हुए यूरोप में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज डेवलप किए जाने लगी, ठीक है, ठीक है। एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज वर स्प्रेड बाय अपोजिंग मोनार्किकल फॉर्म्स एंड द फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और ये जो पूरा रिवॉल्यूशनरी आइडिया था वो कैसे फैलाया जा रहा था, मोनार्की का अपोज करके, बता के लोगों को कि राजा का सिस्टम कितना खराब है और ये कैसे हमारे लिए लिबर्टी नहीं देता, फ्रीडम नहीं दे रहा, हमें कैसे लोगों को फ्रीडम मिल रही है और हमें नहीं मिल रही है। तो ये कह के इन लोगों ने एक आइडिया स्प्रेड किया बाय द मीडियम ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को लगता था कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, नेशन स्टेट्स बना लेना, जिससे ये जो उनका रिवॉल्यूशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट होगा। रिवॉल्यूशन सक्सेस तभी होगा जब वो नेशन स्टेट्स बना पाएंगे, सबके दिमाग में जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर गुइसिप मैज़िनी की बात हुई थी, अगेन मैंने कहा था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी पूछा गया डायरेक्टली तो आंसर में यूज कर लेना, ठीक है। He attempted a revolution in 1831 and was sent to into exile. 1831 में उन्होंने रिवॉल्यूशन किया बट उनको एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल मतलब देश निकाला। और उसके बाद ही हमने देखा था इमैनुअल वाली स्टोरी, और उन्होंने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज स्टार्ट की थी, यंग इटली इन मर्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। द मेंबर्स वर लाइक माइंडेड, और उसके मेंबर्स कौन थे, जो गुइसिप मैज़िनी की तरह ही सोचते थे, वही उसके मेंबर्स थे। ही अपोज्ड मोनार्की एंड स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स एंड ड्रीम्ड ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो छोटे छोटे मोनार्कीज थे कि छोटे छोटे कंट्रीज हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इसका वो अपोज करते थे और वो चाहते थे, क्या चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने जो बड़ी हो, एंड जो इटली का यूनिफिकेशन होगा वो इटालियन लिबर्टी पे ही होगा, आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कंट्री बना दी और उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है, कंट्री बननी भी चाहिए और सबको उनके राइट्स भी मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स्ट द फ्रेंच पीपल। 2016, 2015, 2012। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी इजी है। ये पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी स्टार्ट की गई, पता होगा। ला पैट्री, फादरलैंड का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसको भी एक बार पॉज करके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर देखना ये वीडियो। उसके बाद ले सिटोयन, जो फ्रांस है वो फादरलैंड है और हम लोग उसके सिटीजन हैं, मतलब हम लोग उसके बच्चे हैं। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया जाने लगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें की गई, आप उसे पॉइंट में सिंपली लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ और 1789 से पहले ये एब्सोल्यूट मोनार्का था। ये आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। When the revolutionaries came to power in France, they were determined to create a new sense of unity. जब रिवॉल्यूशनरीज पावर में आए फ्रांस में तो उनको लगा कि हमें फ्रांस को पहले क्या करना है, यूनाइट करना है, सेंस ऑफ यूनिटी आनी चाहिए, तभी तो एक नेशन स्टेट बनेगा, ठीक है। और उन्होंने किस कॉन्सेप्ट पे एम्फसाइज किया, ला पैट्री एंड ले सिटोयन, ठीक है। दे वर गिवन द ट्राई कलर फ्लैग, एक ट्राई कलर फ्लैग आया जिसमें तीनों कलर क्या दिखाते थे, एक लिबर्टी, एक इक्वालिटी और एक फ्रेटर्निटी। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने और भी अलग तरीके अपनाए, जैसे जो स्टेट जनरल था वो इलेक्टेड होने लगा। इसके पहले स्टेट जनरल में कौन थे, 3 मेंबर होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, बट अब स्टेट जनरल इलेक्टेड होता था बाय द एक्टिव सिटीजन्स और उसका नाम बदल के कर दिया गया था नेशनल असेंबली। क्लियर है। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs commemorated all in the name of nation। नए नए गाने बनाए जाने लगे, नई नई प्रतिज्ञाएं ली जाने लगी और जो शहीद थे उनको कॉमेमोरेट किया जाने लगा, उनको याद किया जाने लगा, सब कुछ एक देश के नाम पे कि फ्रांस के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। जबकि तब तक फ्रांस एक ऐसा नेशन था भी नहीं,
उसके नाम पे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था। A centralized administrative system was put in place. एक centralized administrative system रखा गया जिससे पूरे फ्रांस में एक यूनिफॉर्म लॉज होगा सभी सिटीजन्स के लिए जो उसकी टेरिटरी में रहते हैं, ताकि सबको एक कॉमननेस फील हो। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उसको हटा दिया गया, जो ड्यूज थे उसको खत्म कर दिया गया, और पूरे फ्रांस में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स उसको एडॉप्ट किया गया कि पूरे फ्रांस में जो वेट्स होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, 1 किलो हर जगह 1 किलो ही होगा। रीजनल डायलेक्ट जो लोकल लैंग्वेज थी उसको डिस्करेज किया गया और फ्रांस को प्रमोट किया गया, और फ्रेंच को बना दिया गया एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। They further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism and help them to become nations। और इन्होंने कहा कि ये जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज हैं वो एक मिशन पे हैं कि जो पूरे यूरोप के लोग हैं उन सबको हम डेस्पोटिज्म मतलब तानाशाही से आज़ाद कराएंगे और सबको एक नेशन में बदलेंगे। अब हम तो बन गए, अब हमारी बारी है दूसरों की हेल्प करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक हार्डशिप्स दैट यूरोप फेस्ड इन 1830s। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, देखिए समझ जाओ कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 5 इकोनॉमिक हार्डशिप बतानी है जो यूरोप ने 1830s के टाइम में फेस की थी। तो पहले तो इसको रुक के एक बार कर लो, फिर इसको प्ले करना। तो पहली चीज, ऐसी कभी भी हार्डशिप होगी तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। और 1830s में देखो यूरोप में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, पर सभी पूरे यूरोप की कंट्रीज में तो नहीं आया था। तो जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ वहां से जो टेक्सटाइल्स बनते थे वो क्या होते, टेक्सटाइल के प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। टेक्सटाइल की कॉस्ट क्या थी, कम थी। जब टेक्सटाइल की कॉस्ट कम थी तो वो इसको क्या करते थे, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, और एक्सपोर्ट करने पे जब वो कंट्री खरीदती थी तो उसके यहाँ का जो लोकल का कंपटीशन था वो कंपटीशन खत्म हो जाता था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। यूरोप हैड कम अंडर द ग्रिप ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, और जितने ज्यादा जॉब सीकर्स थे, मोर जॉब सीकर्स देन द एम्प्लॉयमेंट, जितनी नौकरियां नहीं थी उससे ज्यादा जॉब सर्च करने वाले लोग थे, तो कभी भी इस डिमांड को पूरा किया ही नहीं जा सकता। जो सिटीज थे वो ओवर क्राउडेड हो गए थे और स्लम्स इमर्ज हो गए थे, स्लम्स डेवलप हो गए थे। ऐसा क्यों होता है, जब भी कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उस छोटे से एरिया में आसपास के गांव के लोग आ जाते हैं रहने। ठीक है, जब भी वो वहां रहने आते हैं तो रहने की उस सिटी की उतनी काबिलियत नहीं थी, उतनी औकात नहीं थी कि उतने लोगों को अकोमोडेट कर पाए, तो वहां पर लोग झुग्गी झोपड़ी लगा के रहना शुरू कर देते हैं, जिससे ऐसी सिटीज में क्या होता है, स्लम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine made goods। जैसा मैंने अभी बताया कि मशीन से बनने वाले सामान सस्ते होते थे, जो लोकल लोग उससे compete नहीं कर पाते थे। वो हाथ से बना रहे हैं, अब वो मशीन बना दे रही, दिन में मान लो 100 प्रोडक्ट, हम हाथ से बना रहे हैं एक ही प्रोडक्ट, अब वो 100 प्रोडक्ट का 20 रुपये भी लिए तो 20 × 100 कर लो, और हम अगर 20 की जगह मान लो 100 ही लेते हैं एक का, तब देखो एक तो हमारी कॉस्ट 5 टाइम्स और एक तो हमारी इनकम कम। तो इस वजह से जो मशीन मेड गुड्स थे उसको compete कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल था, क्योंकि इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस था, बट यूरोप के बाकी कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना डेवलप नहीं हुआ था, और स्पेशली अगर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें वो तो ज़्यादा पुअर थे, उनकी कंडीशन तो ज़्यादा बुरी थी। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, जहां पर भी एरिस्टोक्रेसी पावर एंजॉय कर रही थी वहां पर वहां के लोगों पे अत्याचार हो रहा था, फ्यूडल ड्यूज थे। ठीक है, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस में फूड के प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, और बैड हार्वेस्ट, फसल ही अच्छी नहीं हुई। तो ये सारी चीजें भी जो पीजेंट्स थे उनके लिए हार्डशिप का एक और
एडिशनल कारण बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेपोलियन हैड नो डाउट destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। ये पूरी की पूरी लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसमें कहा गया है सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट कैसे सही है, या फिर इसी क्वेश्चन को ये ना कह के दूसरे तरीके से पूछते हैं, एक्सप्लेन एनी 5 सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बताने हैं जो नेपोलियन ने किया। तो सेम चीज इसमें भी यही लिखा है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स नेपोलियन ने इम्पोज किए। तो सेम चीज हमें क्वेश्चन सेम है, वर्डिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो नेपोलियन हैड ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, सबको पता है। 1804 का नेपोलियनिक कोड हमने अच्छे से पढ़ा है। पहला सबसे बड़ा चेंज था प्रिविलेजेस, सभी प्रिविलेजेस को खत्म कर देना बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म के साथ जो प्रिविलेज मिलते हैं उस प्रिविलेज को खत्म कर देना, सबके बीच में इक्वालिटी प्रमोट करना और सबको राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करना। प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम में। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को और सिंप्लीफाई किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम इजिली हो पाए। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, लोगों को मैनोरियल और सर्फडम से फ्री कर दिया गया। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया, लोग गिल्ड बना लेते थे जिसमें और कोई ज्वाइन नहीं कर सकता था, तो टाउन्स में वो सिस्टम्स को भी खत्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा कर दिया गया। जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, अब उनको एक अलग फ्रीडम मिल रही थी। किस तरीके की फ्रीडम, जैसे पूरे फ्रांस में एक यूनिफॉर्मिटी मेजर्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, तो पूरा स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स था। वो सिस्टम इंपोज करने से बिजनेसमैन को भी लगा कि उनका फायदा है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये हमने लेक्चर सेकंड में पढ़ा है लिबरल नेशनलिज्म। और कोई भी 4 आइडिया बताइए इकोनॉमिक स्फीयर में। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म हमने पॉलिटिकल लिबरलिज्म पढ़ा था और इकोनॉमिक भी पढ़ा था, तो हमें इकोनॉमिक वाला बताना है। तो एक बार खुद ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। ये बेसिक आंसर है, बेसिक इंट्रोडक्शन की नेशनल लिबरलिज्म होता क्या है। ठीक है, और 4 आइडियाज हम बताते हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। इकोनॉमिक्स में तो हमने पहली चीज यही पढ़ी थी। लिबरलिज्म का क्या मतलब है, जहां पर क्या कहते हैं उसको, लिबरलिज्म का मतलब है जहां पर मार्केट्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस ही ना हो, लाइसे फेयर। ठीक है, लाइसे फेयर का मतलब होता है फ्री मार्केट, जो नेपोलियन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कन्फेडरेशन ऑफ 29 स्टेट्स। नेपोलियन जो जिस कन्फेडरेशन में था उसमें 29 स्टेट्स थी और सब में सबकी अपनी अलग अलग करेंसीज थी, सबके अपने अलग अलग वेटिंग करने का तरीका था, सबके मेजर करने का तरीका अलग था, जो किसी भी पूरे ट्रेड में एक ऑब्स्टेकल का काम कर रही थी। ट्रेड अच्छे से नहीं हो पा रहा था। लिबरल नेशनलिस्ट्स आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movement of goods, people and capital। लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया जो इकोनॉमिक स्फीयर में था यही तो था कि जो पूरी की पूरी टेरिटरी में जो ट्रेड होगा वो बिना टैक्सेस के होगा, कोई भी हर जगह कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेंगी। ठीक है, 1834 में कस्टम्स यूनियन या जोल्वरिन बनाया गया जो एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, जिसने टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया। जो एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचने में टैरिफ लगता है, पैसा लगता है, उसको हटा दिया गया और पूरे फ्रांस में जो करेंसीज थी वो 30 से घटा के 2 हो गई। पहले फ्रांस में 30 करेंसीज थी। अब तुम इमेजिन कर सकते हो अगर आज तुम इंडियन करेंसी लेके पाकिस्तान चले जाओ तो क्या होगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। अब ऐसी 30 करेंसीज हैं तो एक आदमी कितनी करेंसी कैरी करेगा, एक आदमी कहाँ कहाँ कैसे कैसे सामान बेचेगा।
उसको घटा के नेपोलियन ने 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, और जैसे जैसे रेलवे का डेवलपमेंट बढ़ा, मोबिलिटी अच्छी हुई, एक जगह से दूसरी जगह सामान मूव करना और तेज हुआ, और इससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट और नेशनल यूनिफिकेशन और अच्छे से और ग्रो किया। ठीक है, तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस थे सारे के सारे, 5 मार्क्स के, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्या, जितने मिल जाएंगे उतने करेंगे, कुछ कहना सही नहीं है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चंस करेंगे और उसे इन डेप्थ समझेंगे, थोड़ा कम ही क्वेश्चन देखेंगे एक वीडियो में, पर अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों से कहिए सब्सक्राइब कराइए, लोगों का फ़ोन छीन छीन के सब्सक्राइब करिए, लेकिन करिए अब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।